11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है धवल त्रिवेदी। बहुत दिन से 24 दिसंबर 1992 14:32 राजकोट गुजरात। और सवाल बहुत सारे, ध्यान से समझने की बात है और ध्यान से देखने की भी बात है। बेबाक राय के प्रति आप लोग कितने समर्पित होते हो? किसी भी बात को बेबाकी से बोल देना बिना किसी परवाह के, इस पे मुझे जरूर आप लिख करके बताना कि हाँ मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। बेबाक राय मेरे पास कई आते हैं, मैं उसे पढ़ूं या ना पढ़ूं। आजकल के जो स्थितियों में जो चीज़ें हो रही हैं उस पे जरूर लिख करके बताइएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यह रही ये कुंडली मेष लग्न की बनती है, यानी कि ये अच्छी बात है। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में बैठे, मतलब क्या है? एक बात तो पक्की है कि व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी। इस व्यक्ति ने मल्टीमीडिया और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में या फिर मीडिया सेक्टर में काम किया है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वो एनिमेशन वगैरह वाला जो क्षेत्र होता है उसमें काम करा है। तो उस क्षेत्र की स्थिति तो इस कुंडली में बनती है, क्योंकि बुध के साथ राहु बैठे हैं और यहाँ पे लग्नेश भी उसी क्षेत्र में बैठे हैं। ये वो क्षेत्र होता है टेलीकम्युनिकेशन का, इंटरनेट का, संचार के साधन का। ये भुजाओं की राशि है, यहाँ बनी है और वहाँ मंगल बैठे भी हैं। लेकिन गौर करना, वो नीचाभिलाषी है, इस वजह से थोड़ा कमजोर भी हो रहा है। तो लग्नेश नीचाभिलाषी होने के कारण कमजोर हो गए, और व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा का है, इस वजह से चंद्रमा कमजोर हो गए। पक्ष का बल कमजोर होने के कारण चंद्रमा कमजोर, और वो बैठा कहाँ है? जन्म कुंडली में अमावस्या दोष लगी। तो प्रतिपदा के कमजोर होने के कारण चंद्रमा अब कमजोर हो गए। इसका मतलब है कि कुंडली कमजोर हो गई। अब ये कमजोरी की तरफ बढ़ रही है, अब इसको खींच करके लाना पड़ेगा अपनी तरफ, क्योंकि लग्नेश पहले ही नीचाभिलाषी और पराक्रम भाव में। लग्नेश का त्रिक भाव में बैठना ठीक नहीं होता है। वो मेहनत अब ज्यादा करवाए और पराक्रम का नुकसान भी करवाए। क्यों? क्योंकि कारक भाव का अधिपति उसी क्षेत्र में अकेला बैठा और मंगल नीचाभिलाषी, और नक्षत्र जो है वो पुनर्वसु का है। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र। व्यक्ति शिक्षक या शिक्षण कला या फिर पढ़ाने का काम भी बनता है, एक कुर्सी पे बैठ करके ऑर्डर देने का काम भी बनता है। अगर व्यक्ति खुद का काम करना चाहता है तो करे, पर अभी नहीं। अभी दशा चंद्रमा की चल रही है। 2023 के बाद अगर खुद का कुछ काम करना हो तो। उसके बाद जन्म कुंडली में अब मैं आपको आता हूं सीधे यहाँ पे गुरु को देखिए। गुरु की दृष्टि यहाँ है पर नीच की, इस वजह से भी व्यक्ति का कैरियर कमजोर हो रहा है। लेकिन जैसे ही शनि की दशा आएगी तो कुछ काम बनेगा और आय बढ़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि डेली बेसिस के इनकम का भाव ये होता है। प्रत्येक दिन का जो आय होता है वो जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से देखा जाता है। इस भाव के अधिपति इस भाव से चतुर्थस्थ जाकर के इसका बल बढ़ाए, और यहाँ पे शनि की उच्च दृष्टि पड़ रही है, यानी कि इस भाव का बल भी बढ़ेगा। और क्यों मैंने शनि की बात कही थी? क्योंकि दशमेश एक्टिव होंगे जो कि मित्र के साथ बैठे हैं, और इस पे गुरु की दृष्टि है जो कि भाग्य का अधिपति होकर के व्यक्ति को नौकरी भी दिलवाएगा। और गुरु का थोड़ा बहुत लाभ अगर मिल जाए तो एक शुभ ग्रह का भाव अगर यहाँ पे मिल जाए, थोड़ा लाभ भाग्येश दे दें अपने नीचता की राशि, क्योंकि यहाँ पे इस राशि का अधिपति बैठा है तो गुरु की नीच दृष्टि भी थोड़ी कमजोर ही हो जाएगी। मतलब उसको एक पॉजिटिव अप्रोच मिल सकता है, जो कि मिलता हुआ देखा जा रहा है। तो शुक्र और शनि ये दोनों बड़े मित्र अच्छे, और दोनों का प्रभाव जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो चल अचल संपत्ति भी खड़ा करेगा, और उसमें उसकी क्रिएशन दिखती है। बुध और राहु के साथ व्यक्ति यही क्षेत्र में काम करे और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ाए। अगर अपना कुछ काम करना होगा तो 23 के 5वें महीने के बाद। व्यक्ति का भाग्य कमजोर, और उसी भाव पे अमावस्या दोष लगा है। तो कमजोरी कहां बनी? लग्न के अधिपति का पराक्रम में जाना, नीचाभिलाषी होना, गुरु की नीच दृष्टि का पड़ना, जन्म कुंडली में गुरु के छठे भाव में जाना। और गौर करना, तो मैंने क्या एक बात बताई थी सूत्र में कि जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें और 11वें भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना अच्छा माना जाता है। तो जरा गौर करो। या फिर जन्म कुंडली में यहाँ तो 1 नंबर की राशि, तो ये पहले नंबर के भाव में 1 नंबर की राशि बन गई, यानी कि ये अच्छी बात है। पर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सम संख्या की राशि बन गई, ये अच्छी बात नहीं है, कमजोर हो जाएगी बात। यहाँ पे विषम संख्या की राशि का बनना ये अच्छी बात है, लेकिन ये चूंकि शुभ ग्रह की राशि है इस वजह से उसमें कमजोरी भी बनेगी। ध्यान से समझने की बात है, इतना आसान नहीं है कुंडली का पढ़ना। जन्म कुंडली के छठे भाव को देखो, यहाँ शुभ ग्रह की राशि बनी है, ये ठीक नहीं है। पर यहाँ सम संख्या की राशि बनी है, ये भी ठीक नहीं है।
जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सम संख्या की राशि बनी है, पापक ग्रह की राशि बनी है, ये ठीक है। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो गूढ़ रहस्यमयी चीजों के पीछे भागे, एनिमेशन के क्षेत्र में काम करे, मीडिया सेक्टर में काम करे तो काम अच्छा चले। क्यों? क्योंकि मंगल की जो दृष्टि का संबंध बन रहा है वो गुरु से बन रहा है। मंगल ने गुरु को देखा। गुरु कौन? ज्ञान। मंगल कौन? तिकड़म। क्रिएटिव आर्ट्स जो होता है वो बुध के क्षेत्र से आता है। मंगल है कलम और बुध है लिखने की कला, लिखने की शैली, उसमें बसा हुआ ज्ञान जो यहां पे है। मंगल और बुध दोनों षडाष्टक में बैठे हैं। इस वजह से भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में लाभ कई बार नहीं मिलता है। इस वजह से भी हमें कई बार इंतजार करना पड़ता है। और एक बात और बताऊं, बता ही देता हूं, आप जिस दशा में अभी जी रहे हो उस भाव का अधिपति ही अमावस्या दोष में है और भाग्य को ही अमावस्या लगा है। मैंने क्या एक बात कार्यक्रम में कही थी कि सूर्य और चंद्रमा एकमात्र दोनों ऐसे ग्रह जो जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। सिर्फ दशम स्थान में बैठते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं, पर देखो ये नवम में बैठे हैं। इस वजह से जन्म कुंडली का संपूर्ण मानसिक सुख, माता पिता का सुख तो है, घर में कलह का वातावरण नहीं है। और यहां पे अब आप एक बात और बताओ, तो जन्म कुंडली में केतु मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, उस पे राहु और बुध का असर है। बुध कौन? तृतीय भाव का अधिपति। तृतीय भाव का अधिपति जन्म कुंडली के अष्टम में बैठा, यानी कि यह कमजोरी भी है और मजबूती भी है। विपरीत परिस्थिति का निर्माण करने के बाद और विपरीत परिस्थिति के निर्माण के बाद व्यक्ति को सफलता मिलेगी। और आपकी कुंडली में पितृदोष वगैरह की स्थिति मैं बहुत ज्यादा मजबूत नहीं देख रहा, तो उसको लेकर के आप चिंतित भी ना होइए। केतु के ऊपर सिर्फ राहु का प्रभाव है, बाकी तो कोई नहीं देख रहा है। पाप ग्रहों का प्रभाव कहां है उस पे? पाप ग्रह का तो प्रभाव है नहीं। गुरु देख रहे हैं, शुभ ग्रह है। बुध देख रहे हैं, शुभ ग्रह है। राहु बुध के साथ बैठे हैं वृश्चिक राशि, पापक ग्रह की राशि में। इस वजह से बुध जो होगा वो यहां पापक होगा, क्योंकि वो पापक ग्रह की राशि में और पापक ग्रह के साथ। लेकिन व्यक्ति का क्रिएटिव क्षेत्र बड़ा बढ़िया बनेगा। यहां पे बुध और राहु एक साथ बैठ करके व्यक्ति को बहुत ज्यादा सोचने वाला, बहुत ज्यादा विचार करने वाला, गुमसुम लगाए रखने वाला बना देते हैं। और व्यक्ति का आत्मविश्वास इतना ज्यादा कमजोर, क्योंकि बुध जो है वो ज्ञान है, वो खोज ही खाली कर रहा है, परिणाम नहीं दे रहा है। परिणाम का भाव कौन? जन्म कुंडली का यहां, और यहां का अधिपति जन्म कुंडली में गौर से कर देखना तो अष्टम भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति मंगल उसको देख रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति पे पापक ग्रह का असर पड़ेगा तो विवाह में विलंब, विवाह में परेशानी, विवाह में मुश्किलें आती हैं। राहु का संबंध जन्म कुंडली के दूसरे भाव से है, इस वजह से भी व्यक्ति को विवाह में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। क्यों होती है? उसका दूसरा कारण यह भी क्योंकि गुरु जो है वो स्वयं प्रतियोगिता कर रहे हैं। मानसिक सुख और संपूर्ण और सभी पत्नी का सुख, इसका भाव, इस भाव के अधिपति को अमावस्या दोष लगा। गुरु जो है वो स्वयं प्रतियोगिता में बैठ करके, तो तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव के अधिपति या उस भाव में बैठे ग्रह जहां कहीं भी देखते हैं उस भाव को परेशानी में डालते हैं। तो ये छठे भाव में बैठे, इस वजह से ये शुभ ग्रह हैं, भाग्येश हैं, नौकरी देंगे। पिता जो काम करते हो उस क्षेत्र में भी व्यक्ति काम कर सकता है। पूर्वजों के साथ जुड़ करके, मामा, मामी, मौसा, मौसी, इन लोगों के साथ जुड़ करके भी व्यक्ति काम कर सकता है। उनके साथ संबंधों में अच्छी स्थिति देखी जा रही है, उनसे व्यक्ति को भाग्य का बल मिल सकता है। लेकिन पूर्वजों के साथ जुड़ करके, अपने से बड़े बुजुर्ग, अपने भाई के साथ जुड़ करके, पिता के साथ जुड़ करके, और वैसे भी एक बात बता दूं तो जन्म कुंडली में दशम स्थान में पिता स्वग्रही होकर के बैठा है और गुरु उसको देख रहे हैं नीच दृष्टि से। इस वजह से पिता कई बार इतना ज्यादा ऋण में उलझ जाएं, घर के खर्च में ही उलझे रहें, परेशानी पे परेशानी आती रहे, समस्याएं खत्म होने का नाम न लेती रहें, घर में खर्च की स्थिति ज्यादा बनी रहे, ये सब चीजें बनती हैं। इसी को लोग कई बार पितृदोष का कारण मान लेते हैं। केतु के ऊपर गुरु का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, पर मंगल नहीं देख रहा है, शनि नहीं देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं। गुरु, राहु, बुध, 3 ग्रहों का प्रभाव केतु पे है। इस वजह से उसकी स्थिति बन रही है पर संपूर्ण नहीं है। मैं ये बात कहता हूं। अब जरा गौर से देखो, मघा नक्षत्र को देखो। मघा नक्षत्र का अधिपति केतु, और इस कुंडली में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो मघा नक्षत्र में बैठा है। सारे के सारे ग्रह मूल नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य मूल के, चंद्रमा मूल के। इस वजह से भी व्यक्ति को आपने मूल शांति कराई थी कि नहीं कराई थी, यह बात भी सोचने वाली है। दूसरी बात है, जन्म कुंडली में दशम स्थान ठीक है, अभी का वक्त कमजोर है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति हमेशा ऐसे ही रहेगा, ना, बिल्कुल नहीं। अब इसी चीज को आप नौमांस में देखो। जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति पराक्रम भाव में बैठे हैं, मेहनत करवाएंगे तब जाकर के सफलता मिलेगी। पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में भाग्य में बैठे हैं, पर इस भाव का अधिपति स्वयं प्रतियोगिता कर रहा है, इस वजह से उसको भी प्रतियोगिता झेलनी पड़ रही है। और दूसरी बात,
उस पे मंगल की दृष्टि है जो कि कहीं ना कहीं अष्टमेश भी है, और इस भाव को देखो, इस भाव से चतुर्थस्थ अमावस्या दोष लगा है। इस वजह से भी जन्म कुंडली में गुरु का बल नहीं बढ़ रहा है। इस भाव से चतुर्थस्थ भाव खाली है। हालांकि 12वें भाव के अधिपति 12वें भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का व्यय कभी भी असंतुलन में नहीं रहेगा और व्यक्ति हमेशा ही शुश्रूषा करे, सेवा करे, माता पिता की आराधना करे, उनके साथ संबंध अच्छे रखे, माता और पिता से संबंध बढ़िया रहे, पर माता का स्वास्थ्य कमजोर रहे, क्योंकि वो भाव कमजोर बन रहा है, उस पर शनि का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति कभी ना कभी थोड़ा बहुत कुछ बोल दे, उटपटांग बोल दे, कुछ हरकतें ऐसी कर दे, हालांकि संबंध फिर भी प्रेम से और अश्रुपूर्ण ही है। क्लियर है ये बात। धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र अपने भाव से पंचमस्थ नवम पंचम के संबंध में अपने मित्र के साथ जन्म कुंडली के सप्तमे से इस कुंडली के लिए सबसे कमजोर प्लैनेट के रूप में शुक्र ही देखे जाएंगे। तो कौन कौन इस कुंडली के लिए कमजोर होंगे? एक तो शनि और दूसरे शुक्र, और दोनों एक साथ बैठ करके जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इस वजह से भी यात्राएं कमजोर होती हैं, इस वजह से भी जीवन की यात्रा धीरे धीरे पटरी पे आती है। और एक बात बड़ी गंभीर है कि शनि अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे तो दे तो देंगे, लेकिन देर करेंगे, उसकी नियति है देर करना। और जन्म कुंडली के सप्तमेश चतुर्थ में बैठे हैं, इस वजह से वो देगा पर वक्त लेगा। गौर करना, उस भाव को फ्लरिशमेंट नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां उच्च की पड़ रही है। वो हमें इंतजार करना होगा, या तो शनि की दशा का या तो मंगल के दशा का, या फिर चंद्रमा के बाद मंगल आएंगे तब, या फिर चंद्रमा में शनि आएंगे तब। तो चंद्रमा में शनि आएंगे 2023 के 5वें महीने में, और मंगल की दशा 2029 में। ये कुंडली धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, मेहनत कराएगी। और दूसरी बात, नवमांश में देखिए, यहां का जो पंचम भाव का अधिपति है वही यहां का लग्नेश बन रहा है, और एक लग्न में ही शुभग्रह बैठा है जो कि दशम का अधिपति है। पत्नी कर्म में सपोर्ट करने वाली और शुद्ध कार्मिक होंगी, और सुंदर प्रकृति की, सुंदर और शुद्ध बोलने वाली, अच्छी होंगी। विवाह होगा जरूर, विवाह का काल 2022 के आपके 2022 से शुरू हो रहे हैं, और इनकी राशि जो है वो जन्म कुंडली में धनु है। इस वजह से मन भी चिंतित है। ढैया साढ़े साथी का प्रभाव भी तो है, और वो चंद्रमा तो कमजोर हो रहा है, वो गुरु से केंद्र में है। इस वजह से थोड़ी अच्छी बात है कि इसको कुछ मिला हुआ है। अभी काम छोड़ने की भूल कभी ना करना 23 से पहले तक ना, सिर्फ टारगेट बनाओ, अभी काम छोड़ना नहीं है। अभी चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा में राहु गलत निर्णय कराएं, एक तो शनि की ढैया साढ़े साथी का प्रभाव, तो इस वजह से ये ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे सप्तम स्थान के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में स्वग्रही चंद्रमा के साथ बैठे हैं। दाम्पत्य बिल्कुल ठीक है और प्रेम भी होगा, पर प्रेम विवाह ना करना, कुंडली मिला करके करना, क्योंकि इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में शनि जैसे ग्रह के साथ है और अपने मित्र के साथ है। इस कुंडली में दोनों ही अच्छे नहीं होते। इस वजह से ऊपर से जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति के ऊपर मंगल जैसे जो अष्टम भाव के अधिपति हैं, जहां खुद राहु बैठ करके इस भाव को कमजोर और सवालिया बना रहे हैं जातक को, तो मैं तो ये कहूंगा कि बाबू रे कुंडली मिला करके ही करना, क्योंकि D9 चार्ट में पंचम भाव के जो अधिपति हैं गुरु, वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ करके अपना प्रभाव विकसित कर रहे हैं। वो अच्छा है, दाम्पत्य प्रेम पूर्वक हो, सबके आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति दाम्पत्य के सूत्र में बंधे। क्योंकि वहां पे जरा गौर करो, शुक्र यहां बैठे, लग्न के अधिपति सूर्य जाकर के जन्म कुंडली के लाभ में बैठे, ये अच्छी बात है। और पंचम को देखे, मित्र की राशि को, ये अच्छी बात है। जन्म कुंडली में गुरु वहां बैठे हैं, वो कौन है? जन्म कुंडली का स्वयं पंचम का अधिपति, यानी कि यहां भी पंचम के अधिपति बढ़िया बैठे थे, यहां भी पंचम के अधिपति अच्छे बैठे हैं। व्यक्ति के पास यश, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्रेम, और वो स्वयं एक अच्छा संतान उत्पन्न होता है या रहता है। दूसरी बात है, पंचम भाव के बाद नवम भाव के अधिपति मंगल भी लाभ में बैठे हैं, खराब नहीं है, बस ये दशा कमजोर जा रही है। अरे भाई मेरे, जिस ग्रह की दशा में जी रहे हो आप वही कमजोर है, तो क्या कर लोगे? क्यों? क्योंकि लग्न के अधिपति, नवम के अधिपति और पंचम के अधिपति सब एक साथ पंचम पे देख रहे हैं। इस भाव का जबरदस्त सुख होगा, यश मिलेगा। आने तो दो मंगल को, थोड़ा इंतजार, अभी तो आप रश करोगे, और अभी अब तो सीखने की अवस्था है। आपकी कुंडली में चंद्रमा को देखो, आपकी कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो बैठे हैं 13 डिग्री 5 कला के मूल नक्षत्र में है, जिसका अधिपति केतु धन भाव में बैठा है, राहु और बुध से प्रभावित हो रहा है, और वो राहु उसे देख रहा है, देगा जरूर, पर अभी ये दशा निकलने दीजिए। और जन्म कुंडली में चंद्रमा युवा अवस्था के हैं, उनकी अवस्था दरअसल वो आपकी कुंडली के लिए न तो बहुत अच्छे होते हैं
और ना बहुत बुरे होते हैं। वो चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे हैं, ये महाभाग्यशाली योग होता है। धन भाव का अधिपति जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति के साथ बैठा है, ये भी महाधनी योग और ये भी धनवान योग ही बनाता है। लाभ भाव के अधिपति का सुख को देखना, यहां भी भाग्यशाली योग बनता है। जन्म कुंडली में कमजोरी कहां? सिर्फ चंद्रमा को। शिव जी की पूजा, शिव जी को दही अर्पित करिए, सोमवार को सफेद पुष्प की माला अर्पित करिए, और बाकी का उपाय मैं फोन पे बताऊंगा। आप जब मुझे फोन करना तो ये कहना कि मुझे शिव जी का उपाय करने के लिए आपने कहा था, बस यही कहना, उसके बाद मैं आपको उपाय बता दूंगा। क्लियर है? दशमांश कुंडली कैसी बनी? तो दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति सूर्य जाकर के अष्टम में बैठे हैं। व्यक्ति काम अच्छा करेगा और निरंतरता से वो इसी क्षेत्र में आगे बढ़े। क्रिएटिव आर्ट्स, क्रिएटिव पता नहीं वो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जहां पे दिमाग ज्यादा लगा दो, खनन का काम, मशीनरी का क्षेत्र, कुछ खोद करके निकालना, दिमाग लगा करके कुछ उपज करना, सॉफ्टवेयर से संबंधित क्षेत्र, संगीत लिखना, संगीत और वाद्य यंत्र, ऐसे धुन तैयार करना, इस तरीके की कोई चीजें आप इस पे अगर डिस्कशन करना चाहते हो तो मुझे अलग से कर सकते हो। पर आप अगर एनिमेशन के क्षेत्र में बढ़ रहे हो तो आपको इस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। मल्टीमीडिया का सेक्टर आपकी कुंडली के लिए ठीक है और सिस्टम आपका काम करेगा उस क्षेत्र में अच्छा, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों इस क्षेत्र को अच्छा करेंगे। लग्न के अधिपति अष्टम में बैठे हैं और उच्चाभिलाषी हैं, ये अच्छा होगा, खराब नहीं होगा। जन्म कुंडली में शुक्र स्वग्रही, इससे पैसे भी आएंगे। गुरु यहाँ अकेले बैठ करके उस भाव को, लग्नेश को देख रहे हैं। कैरियर कमजोर नहीं है, ये दशा कमजोर है, बस इतनी बात कहूंगा, बस इसको थोड़ा सा काटना होगा। पर उसमें भी आपको एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में सूर्य कुमार अवस्था के, चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में युवा अवस्था के मैंने बताया, मंगल जो है वो जन्म कुंडली में कमजोर है, इस वजह से पराक्रम ज्यादा, लग्नेश मृतप्राय है क्योंकि वो 29 डिग्री के हो रहे हैं, इस वजह से ही आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। बजरंगबली की पूजा, बजरंगबली का दर्शन आवश्यक होता है। जन्म कुंडली के बाद बुध और गुरु, ये दोनों की डिग्री अगर मैं देख रहा हूं तो ये बुध 22 डिग्री और गुरु जो है वो 19 डिग्री कुमार अवस्था के होंगे, इस वजह से इनकी दशाएं 50% के साथ आपके साथ रहेंगी। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो शुक्र 50% के साथ आपके साथ नहीं होकर के 25% का परिणाम करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में 24 डिग्री के हैं और ये बाल अवस्था के हो जाएंगे। शनि जो है वो आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो आपकी कुंडली में बैठे हैं 21 डिग्री के, इस वजह से वो भी आपकी कुंडली में जब भी उनकी दशा आएगी तो परिणाम अच्छे देंगे और अनुभव भी हासिल कराएंगे। अभी आप ऊर्जा के साथ काम कर रहे हो और ये दशा आपको परिणाम बहुत सामान्य ही दे रही है, पर परेशानी भी ज्यादा डाल रही है। मानसिक रूप से व्यक्ति टूटा हुआ है। शिव जी की पूजा बनेगी। राहु केतु की अवस्थाएं आपकी कुंडली के लिए कमजोर नहीं होंगी। राहु जो है वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है, जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति के साथ। विपरीत परिस्थिति ये आएगी, राहु की दशा अभी बाद में है, चंद्रमा के बाद, अभी तो बहुत आगे है। चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु आएंगे, अभी है वक्त, तब तक तो आप मुझसे 25 बार बात करोगे। तो ये बात है। आपकी कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो हस्त नक्षत्र में, जिसका अधिपति चंद्रमा खुद जो है वो कंफ्यूजन में हो रहा है और अमावस्या दोष में है। इस वजह से भी गुरु को बल नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस नक्षत्र में वो बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति बैठा अच्छे भाव में है लेकिन कमजोर है। कमजोर क्यों? क्योंकि वो रोशनी में है ही नहीं, उसके पास बल है ही नहीं। गुरु से चंद्रमा के गज केसरी योग का लाभ भी मिल सकता था, पर मिला कहाँ। पर एक बात और भी है इस कुंडली की दूसरी कमजोरी, कि एक तो भाग्य भाव में अमावस्या दोष लगा और शुक्र और चंद्रमा द्विद्वादश के संबंध में। और अभी जो दशा चल रही है आप जरा गौर करो, चंद्रमा में राहु जो 22 के पहले महीने तक रहेंगे, वक्त बीतने ही वाला है, और ऊपर से ढैया 7.5 धनु राशि, तो कमजोरी का पन इधर से भी है। तो उपाय मैंने कहा बजरंग बली का उपाय आपको बताऊंगा, ये लिख लो। आपको मुझसे संपर्क जब करना है तो ये बताना होगा मुझे। हनुमान जी के लिए उपाय बताऊंगा, शिव जी के लिए उपाय बताऊंगा, और एक मंत्र दूंगा, वो भी मंत्र गणेश जी का होगा, वो आपको बताऊंगा। इन तीनों को आपको लिख लेना होगा। मुझे जब संपर्क करिएगा तो यही बताइएगा, आपको उपाय मैं बता दूंगा। क्लियर है? संतान पक्ष वगैरह ठीक है आपकी कुंडली में, उसको लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए। जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति अच्छे हैं और उस पर मंगल का प्रभाव है, थोड़ी बहुत कठिनाई के साथ। लेकिन D7 चार्ट जो बन रहा है वहां पे राहु वृश्चिक राशि के बैठे हैं और गुरु लग्न में उच्च के हो रहे हैं, संतान हो जाए। विवाह की स्थिति 22 के बाद पहले महीने से शुरू हो रही, आगे बढ़ो। क्लियर है? बहुत बहुत नमस्कार।